तो वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे अपने साम्यावस्था चैप्टर के। ठीक है। तो जो पुराने लेक्चर के तीन टॉपिक रह गए थे 6.8.2। अक्रिय गैस के योग का प्रभाव और उत्प्रेरक का प्रभाव, इन दोनों को पहले कंप्लीट करेंगे हम। फिर हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में क्या बोल रहे हैं, दाब परिवर्तन का प्रभाव। ली शातलीय प्रिंसिपल क्या कहता है इसके बारे में। तो किसी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। यह तभी होता है जब अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या में भिन्नता होती है। विषमांगी साम्य पर ला शातिलीय सिद्धांत के प्रयुक्त करने पर ठोसों एवं द्रवों पर दाब के परिवर्तन की उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि ठोस द्रव्य का आयतन एवं सांद्रता दाब पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में CO गैस प्लस 3H2 गिव्स CH4 प्लस H2O। इसी में अब इसके बारे में बताएंगे। ये गैसीय अभिकर्मकों CO तथा 3H के 4 मोल के उत्पाद से CH4 तथा H2O के 2 मोल बनते हैं। अ, उपरोक्त अभिक्रिया में साम्यावस्थ मिश्रण को एक निश्चित ताप पर पिस्टन लगे एक सिलेंडर में रखकर दाब दोगुना कर उसके मूल आयतन को आधा कर दिया गया। इस प्रकार अभिकारकों और उत्पादों का आंशिक दाब एवं इसके फलस्वरूप उनका सांद्रण बदल गया है। अब मिश्रण साम्यावस्था में नहीं रह गया है। ला शातेलिय सिद्धांत लागू करके अभिक्रिया जिस दिशा में जाकर पुनः साम्यावस्था स्थापित करती है उसका पता लगाया जा सकता है। क्योंकि दाब 2 गुना हो गया है, अतः साम्यावस्था अग्र दिशा, जिसमें मोलों की संख्या एवं दाब कम होता है, में अग्रसर होती है। हम जानते हैं कि दाब गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। इस वाले पैराग्राफ में क्या कह रहा है ये पैराग्राफ, इसको जानते हैं कि किसी गैसीय अभिक्रिया में आयतन परिवर्तन होने पर दाब बदलने की उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। यह तभी होता है, ठीक है। ठीक। तब इसमें इसमें ये बोला गया है कि यदि हम दाब चेंज करते हैं तो दाब के कारण ऐसा होता है कि मोलों की संख्या जो है वो परिवर्तित हो जाती है। अब आप मान लीजिए किसी एक कंटेनर में किसी भी एक बर्तन में यदि हम दाब को आधा कर देंगे तो मोल की संख्या दुगनी हो जाएगी। ठीक है। तो PV = NRT जो फॉर्मूला था उसमें ये होता था कि P जो है वो V के क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम अगर आप आधा कर रहे हैं तो P डबल हो जाएगा। तो अब P जब डबल हो जाएगा तो जो हमारी अभिक्रिया है वो उस दिशा में जाएगी जिसमें मोलों की संख्या जो है वो आधी हो जाए। ठीक है। अब इस रिएक्शन से इस चीज को हम समझते हैं। जैसे CO और 3H2O, ये CH4 और H2O। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें 3 मोल जो है H2 के हैं, 1 मोल CO का है, 1 मोल CH4 का है और 1 मोल H2O का है। तो जो अभी कारक हैं उनमें 4 मोल है और जो उत्पाद हैं उसमें 2 मोल है। अब इस पूरे रिएक्शन को एक कंटेनर में ले लिया है। अब इस कंटेनर में ऐसा करेंगे, हम दाब को बढ़ाएंगे और दाब इतना बढ़ा देंगे कि दाब कि जो जैसे मान ली इतना बड़ा कंटेनर है तो हमने इसकी वॉल्यूम को आधा कर दिया है। इतना हमने इस पर दबाव डाल दिया है। वॉल्यूम को आधा करने का मतलब है प्रेशर को डबल कर देना। ठीक। अब प्रेशर हमने कुल मिला के ऐसा कर दिया कि डबल कर दिया। अब लाश आती है लिए प्रिंसिपल क्या कहेगा। तो ये कहेगा कि अब प्रेशर जो है वो डबल हो गया है। तो हमें रिएक्शन जो हमारी साम्यावस्था है वो उस दिशा में जाएगी जिसमें जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स, जो हमारा दाब है जो कि अभी दुगना हुआ है, वो दाब कम हो जाए। अब दाब को कम करने का क्या तरीका है कि आप मोलों की संख्या को घटा दें। ठीक। मोलों की संख्या घटेगी कैसे, रिएक्शन आगे बढ़ेगी तब घटेगी कि पीछे बढ़ेगी तब घटेगी। दो ही अपने पास ऑप्शन है, रिएक्शन आगे बढ़ाना और पीछे बढ़ाना। आगे बढ़ने पे रिएक्शन में मोलों की संख्या 4 से 2 होती है। पीछे बढ़ने में रिएक्शन में मोलों की संख्या 2 से 4 होती है। तो इसमें रिएक्शन आगे बढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से ला शातिलिय का प्रयोग जो है दाब का परिवर्तन होता है, इस तरीके से करते हैं हम। दाब के परिवर्तन से ये देखते हैं कि जब दाब ज्यादा होगा या वॉल्यूम कम होगा तो हम लोग मोलों की संख्या घटाएंगे। ठीक है। और जब दाब कम होगा या वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मोलों की संख्या को हम लोग बढ़ाएंगे। ये कहता है दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब आता है अक्रिय गैस के योग का प्रभाव।
यदि आयतन स्थिर रखते हैं, वॉल्यूम, आयतन स्थिर रखते हैं, और एक अक्रिय गैस जैसे आर्गन जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है को मिलाते हैं, तो साम्य अपरिवर्तित हो रहता है, क्योंकि स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मोलर सांद्रता अथवा दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया भागफल में परिवर्तन केवल तभी होता है जब मिलाई गई गैस अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक या उत्पाद हो। इसका जो टेक्स्ट है उसका मतलब ये है कि अक्रिय गैस का योग का प्रभाव कुछ नहीं होता है, और प्रभाव तभी होता है जब जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस में क्या होती है, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जब इनको आप मिलाते हैं तो ऐसा होता है कि जब तक ये अभिक्रिया नहीं करती तब तक कि जो हमारा साम्यावस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, और जब तक परिवर्तन आता नहीं है तो हम लोग ला शर्तीले प्रिंसिपल लगाते नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि अक्रिय गैस के योग का प्रभाव कुछ होता नहीं। नेक्स्ट आता है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्रिया कारकों के उत्पादों में परिवर्तन हेतु कम ऊर्जा वाला नया मार्ग उपलब्ध करवाता है, इसको अंग्रेजी में कैटलिस्ट बोलते हैं। करवाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यह एक ही संक्रमण अवस्था में गुजरने वाली अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, जबकि साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता। ठीक है। उत्प्रेरक अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा को समान मात्रा में कम कर देता है। उत्प्रेरक अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया मिश्रण पर साम्यावस्था संगठन को परिवर्तित नहीं करता, या संतुलित समीकरण या साम्यावस्था स्थिरांक समीकरण में प्रकट नहीं होता है। तो जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य ये होता है कि जो रिएक्शन में एक नया मार्ग स्थापित करना है जिसमें कम ऊर्जा लगती है। अब चाहे ऊर्जा कम लगे या ज्यादा लगे, मार्ग तो बस मार्ग ही बदल रहा है। तो जो ना ही उसके किसी भी जो भी ना दाब में चेंज आ रहा है, ना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, और ना ही किसी के ना ही मोलर सांद्रता में चेंज आ रहा है। तो इसके कारण हम लोग ये देखते हैं कि यह संतुलित समीकरण या फिर साम्यावस्था के स्थिरांक समीकरण में प्रकट नहीं होता है जब हम उत्प्रेरक को डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ताप परिवर्तन का प्रभाव, टेम्परेचर चेंज। ताप से क्या होता है अब इसको देखते हैं। सामान्यतः ताप क्रम पर स्थिरांक की निर्भरता विक्रिया के डेल्टा एच के चिन्ह पर निर्भर करती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया डेल्टा एच ऋणात्मक का साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने पर घटता है। ऊष्मा शेषी अभिक्रिया डेल्टा एच धनात्मक का साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है। तापक्रम में परिवर्तन साम्यावस्था स्थिरांक एवं अभिक्रिया के वेग में लाता है परिवर्तन लाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अमोनिया का उत्पादन N2+3H2 gives 2NH3। इसमें डेल्टा एच की वैल्यू -92.38 किलो जूल मोल इनवर्स है। एक ऊष्माक्षेपी क्रम है। लाचातीय सिद्धांत के अनुसार तापक्रम बढ़ने पर साम्यावस्था बाईं दिशा में स्थानांतरित हो रही है, एवं अ, अमोनिया की साम्यावस्था सांद्रता कम हो जाती है। अन्य शब्दों में, कम ताप क्रम अमोनिया की उच्च लब्धि के लिए उपयुक्त है, लेकिन प्रायोगिक रूप से अत्यधिक कम ताप पर अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है अतः उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है। उसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या डेल्टा एच ऋणात्मक है जैसे यहाँ पे है, तब साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम जो है बढ़ने पर घटता है। तो तापक्रम अगर बढ़ाया जाता है तो साम्यावस्था का स्थिरांक घटता है, क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक की वजह से जो जब हम तापक्रम को बढ़ाएंगे तो उसको, जो ला शातिलीय सिद्धांत कहता है, उसको हम लोग को अपोजिट करना, उसका उल्टा करना है। तो इसकी वजह से साम्यावस्था जो है स्थिरांक बढ़ जाएगा। तो जैसे हम लोग इस वाले जो N2 और 3H2 वाला एग्जांपल इसमें देखते हैं कि कम तापक्रम जो है वो अमोनिया की उच्च लब्धि के लिए उपयुक्त है, लेकिन प्रायोगिक रूप से अत्यधिक कम ताप अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है तथा उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है। तो इसमें कहना कहना ये चाहता है कि तापक्रम बढ़ने पर साम्यावस्था बाई दिशा में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट में रिएक्शन पीछे जा रहा है। तो इस तरीके से अब यदि ऊष्मा शेषी अभिक्रिया या डेल्टा एच धनात्मक है, साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने पर बढ़ता है। ये हो गया ताप परिवर्तन का प्रभाव। विलयन में आयोनिक साम्यावस्था। इसके बाद हमारा है, ठीक है,
ऐसे अनेक साम्य हैं जिनमें केवल आयन सम्मिलित होते हैं। यहाँ हम उन साम्यों पर अध्ययन करेंगे। यह सर्वविदित है कि चीनी के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि जल में साधारण नमक सोडियम क्लोराइड मिलाने पर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तथा लवण की सांद्रता बढ़ने के साथ विलयन की चालकता बढ़ती है। माइकल फैराडे ने पदार्थों को उनके विद्युत चालकता क्षमता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया। एक वर्ग के पदार्थ जलीय विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्य का कहलाते हैं, जबकि दूसरे जो ऐसा नहीं करते वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। फैराडे ने विद्युत अपघट्यों को पुनः प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में वर्गीकृत किया। प्रबल वैद्युत अपघट्य जल में विलय होकर लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल अपघट्य जो होते हैं वह आंशिक रूप से आयनित होते हैं। उदाहरणतः सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मुख्य रूप से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। इस स्थिति में जबकि एसिटिक अम्ल एसिटिक एसिड में एसिटेट आयन एवं हाइड्रोनियम आयन होते हैं। ठीक है, इसमें जो ये बोल रहे हैं, चलिए पूरा इसको टेक्स्ट कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी का, कि यह ध्यान रहे कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में आयनों तथा अनायनित अणुओं के माध्यम साम्य स्थापित होता है। इस प्रकार का साम्य जिसमें जलीय विलयन में आयन पाए जाते हैं आयोनिक साम्य कहलाता है। अम्ल क्षारक एवं लवण वैद्युत अपघट्यों के वर्ग में आते हैं। ये प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि इसमें इन्होंने कुल मिला के ऐसा बताया है कि जब किसी भी चीनी को मिलाते हैं हम किसी भी पानी के सोल्यूशन में, तो उसमें कोई जो है आयन या फिर आयन नहीं बनते हैं। और जब सोडियम क्लोराइड को मिलते हैं तो सोडियम Na+ और क्लोराइड निगेटिव मिल जाता है। तो इसको हम लोग इसमें विद्युत धारा का प्रभाव हो जाता है। तो इसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल होते हैं, एक दुर्बल होते हैं। ठीक है, प्रबल वो होते हैं जिनमें पूर्णतः वो आयोनित हो जाते हैं, जैसे कि NaCl में हो गया कि Na और Cl पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। उसी के अपोजिट होता है एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल। उसमें जो एसिटेट आयन है और H+ आयन है वो बहुत पूरी तरीके से अलग नहीं होता। कुछ ही ऐसे जो होते हैं कंपाउंड वो टूटते हैं और एसिटेट और H+ देते हैं। तो ये प्रबल और दुर्बल इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें एक सेकेंड। इस प्रकार साम्य जिसमें जलीय विलयन में आयन पाए जाते हैं आयनिक साम्य कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार का जो साम्य होता है जिसमें आयन होते हैं और उसको आयनिक साम्य कहा जाता है। और अम्ल क्षारक तथा लवण वैद्युत अपघट्टों को के वर्ग में आता है। अभी हम लोगों ने एक अम्ल पढ़ लिया एसिटिक एसिड, एक क्षारक पढ़ लिया हमने, क्या क्षारक पढ़ा हमने, सोडियम क्लोराइड, और लवण भी होते हैं इस वर्ग में आते हैं। ये चैप्टर आगे का जो है अम्ल क्षारक और लवण, ये हम लोग अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तब तक कि हम लोग रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा इसमें। ताप परिवर्तन का प्रभाव पढ़ा है हमने इसमें, और हमने दो और पढ़े हैं। दाब का प्रभाव में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि दाब जब ज्यादा होता है तो मोल की संख्या कम करनी होती है, और मोल की संख्या कम करने के हिसाब से रिएक्शन आगे और पीछे जाता है। ठीक है, अक्रिय गैस के योग का प्रभाव हमने पढ़ा, कुछ नहीं होता है। उस प्रेरक का प्रभाव जो होता है वो सिर्फ रिएक्शन को तेज करता है, एक नया मार्ग स्थापित करता है। और ताप परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार होता है कि यदि डेल्टा H ऋणात्मक है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम के बढ़ने पे घटता है। यहाँ पे डेल्टा H जो है वो माइनस है, नेगेटिव है। ठीक है, ऋणात्मक है तो रिएक्शन पीछे जाएगा। आ, और जब इसका अपोजिट होगा तो रिएक्शन आगे जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमने विलयन में आयनिक समवस्था पढ़ी। इसमें एक प्रबल आयनिक होती है, एक प्रबल क्या कहते हैं इसको, विद्युत अपघट्य होते हैं, एक दुर्बल होते हैं विद्युत अपघट्य। और इसमें से इनका एक और जो डिवीजन है वो ये है कि अ, अम्ल लवण तथा क्षारक वैद्युत अपघट्य, इसमें भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो अगली की कक्षा में हम अम्ल क्षारक और ये सारे जो हैं क्रियाएं पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।